Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to discuss a very easy chapter that is water resources. क्या होता है water और क्या होता है resources? Water as we all know means पानी, जल, ठीक है. Resources, अब हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज को, वो we termed as what? The resources. So here we are going to study about mainly the natural resources. One of the natural resources we are going to discuss with the help of this chapter, that is water resources. क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या जरूरी है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. This chapter is the very easiest one. So मात्र if प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ अगर हम एक या दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इसको इजीली अगर रीड आउट करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए. एंड मोर ओवर उतनी ही इजी से यू कैन राइट योर आंसर्स इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि वाटर जो है एक असेंशियल रिसोर्स है, वो हमें भी पता है, लेकिन क्यों है? सी एज वी ऑल नो कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं, मेनली व्हाई आई हैव सेड कि पानी को हम पीते हैं क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, भले ही एक ह्यूमन बीइंग को फूड ना मिले खाने के लिए. एक जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि अगर इफ अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट गेट द फूड टू इट, बट ऑन द अदर हैंड इफ ही इज हैविंग द वाटर टू ड्रिंक, तो यहाँ पर वो खाने की जो कमी है कुछ हद तक वो कम कर देता है. तो हम इसको एज एन असेंशियल रिसोर्स के तरीके से अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. पहली चीज तो हम इसको अगर देखें तो इसमें मेन चीज क्या है, अगर हमें पता हो कि जो वाटर है, we know that 3/4 of the earth surface is covered with water. अगर हम अर्थ की पूरी सरफेस की बात करेंगे तो ये हमें देखना है कि यहाँ पर 3/4 of the water consists of what? 3/4 of the earth, sorry, जो 3/4 of the earth है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही मिलकर बनी है. ठीक है, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. अगर अब हम बात करें फ्रेश वाटर की, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन में ही हम कंक्लूड कर देते हैं कि ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर है हमारा इतने बड़े सरफेस ऑफ अर्थ में, तो यहाँ पर उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है. 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as fresh water. जहां हमने 3/4 part of the earth surface की बात करी थी जो सिर्फ और सिर्फ वाटर से मिलके बना है, वो 3/4 में अगर हम इसे डिस्टिंग्विश करेंगे तो यहाँ पर जो मेजर पार्ट है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ओशंस में ही है. एंड ओशंस का जो पानी होता है वो कैसा होता है? Salty. That means that salty water does not have any sense in our daily use. क्या हम salty water use कर सकते हैं for drinking? For other purpose you can use, but वहाँ पे भी हम fully satisfied नहीं हो सकते अगर हम ये salty water use करेंगे तो. तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 2.5% ही है जो एज अ फ्रेश वाटर हमें मिलता है. वो भी कहाँ से हमें मिल रहा है? ग्राउंड वाटर से. जो ग्राउंड वाटर होता है, जो रिवर्स का पानी होता है, अब रिवर्स का पानी भी जरूरी नहीं है कि हम वो पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं.
दो हिली रीजन्स होते हैं, माउंटेन्स रीजन्स होते हैं, जो रिवर्स के साइड वाला रीजन होता है वो इजीली अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वहाँ के पानी के हिसाब से वो अपना यूसेज ले लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द अर्बन पार्ट, थोड़ा सा और अगर हम इधर खसक के आएंगे, प्रॉपर अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे, तो क्या ये रिवर्स और लेक्स का पानी पूरी तरीके से ही फ्रेश, वो यू कैन से यूटिलाइजेशन के लिए है? नहीं है। पहले उसका फिल्टराइजेशन होता है, बहुत सारी टेक्निक्स के साथ गुजरता है, तब जाके वो जो वाटर है वो हम उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर है एक असेंशियल पार्ट है। कैसे है? क्योंकि इतने ज्यादा क्वांटिटी में ओनली अ स्मॉल पार्ट वी आर हैविंग फॉर आवर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे चलते हैं तो नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, जो कि ग्रीनलैंड में है। This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continuously being renewed. जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करते जा रहे हैं वो उतना ही रिन्यूड होता जा रहा है। अब यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स है, दैट मीन्स जो एयर, वाटर, लैंड, ये सारी जो चीजें हैं वो सब की सब हमारी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है विच कैन बी रिन्यूड एवरी नाउ एंड देन। इंडिया रिसीव्स, अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो इट रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ठीक है, समझ में आया? पहली चीज तो क्या है, इंडिया के पास अगर हम पूरे पानी की बात करें कि कितना ज्यादा वाटर रिसोर्स हमारे पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। पूरे की पूरी ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, और इसमें इंडिया की रैंक कहां पर आ रही है, 133 इन नंबर ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ठीक है, so this is what the essential source of the human being only। यहाँ पर mainly हम human being से ही क्यों इसको constitute करते हैं, क्योंकि human being ही है जो इसे और आगे की तरफ बढ़ाएगा, या human being ही है जो इसके utilizations इतने ज्यादा हैं कि वो ही उसे क्या करेगा, उसका level down करेगा। Now अब हम बात करते हैं causes of water scarcity in India। सबसे ज्यादा जो कॉजेस हैं वाटर स्कैर्सिटी के इंडिया में, वो इंडिया में ही क्यों है? क्यों, क्या ऐसा रीजन है कि वाटर स्कैर्सिटी सबसे ज्यादा है? दो वी कंक्लूड दिस कि जो 3/4 ऑफ द पूरा अर्थ है, जो पूरा हमारा ओशन है, जो हमारा अर्थ है, उसमें पानी ही पानी है, बट क्या वो पानी पूरा का पूरा हम यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें से more than 80% consist of the oceans and ocean water is the salty one। अब ये salty है तो ये हमारे human use के लिए तो हो ही नहीं सकता, ये किस चीज के लिए है, other things के लिए है। तो यहाँ पर जो उसका कुछ पार्ट बचता है, हार्डली 1/3 यू कैन से, 1/3 भी नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया, हार्डली कुछ पार्ट जो बचता है वो हमारे नॉर्मल यूसेज के लिए है। अब इंडिया जिसकी इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, आज की डेट में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है। क्यों है, क्या है ऐसा कि स्कैर्सिटी है? पहली चीज, वाटर स्कैर्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय, पहली चीज तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पहली चीज हमारी क्या हो गई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, उसका हद से ज्यादा यूसेज है, एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे वाटर भी है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अगर हमें ध्यान हो तो हमने एक चेन्नई का केस देखा था इन प्रीवियस क्लासेस। उसमें क्या थी, एक एरिया था जहां पर यू आर गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर फ्री में। ऑन द अदर हैंड चेन्नई की अगर हम सिचुएशन देखें तो एक पार्ट ऐसा स्लम एरिया है वहां पर जहां पर वाटर की इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी है कि लोग वहां पे लड़ने पे उतर आते हैं। लोगों के पास एक दिन में सिर्फ और सिर्फ वो 4 बकेट्स ऑफ वाटर ही भर पाते हैं, लेकिन फैमिली का जो नंबर है वो कितना ज्यादा है, 8 to 10 मेंबर्स आर देयर। सो दस दिस 8 to 10 मेंबर्स जो 4 बकेट्स में पूरा का पूरा अपना दिन चला लेंगे, जिसमें उनको पाना भी है, दे वांट वाटर टू गेट देयर वॉश, दे गॉट टू गेट देयर वॉशेस यूज्ड,
यहाँ पे डिश वॉश भी करना है, यहाँ पे बात भी करना है, यहाँ पे एवरी सिंगल थिंग जो वाटर से रिलेटेड है उनको करना है। तो डज दैट 4 बकेट्स ऑफ वाटर वो पूरा का पूरा फैमिली का यूटिलाइजेशन पूरा कर पा रहा है? नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो बटी हुई है। एक ग्रुप जिसके पास n न्यूमरस वाटर सप्लाई है, वो उल्टा वेस्ट करता है। कहीं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देती है इंडस्ट्रीज, डग करके सब कुछ करके, तो जो ग्राउंड वाटर है जिसका लेवल राइज होता है उसका लेवल धीरे से कम हो जाता है। नेक्स्ट, उसका एक्सेसिव यूज हो रहा है। एंड थर्ड इज योर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यूज अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द फोर्थ वन। You can write, अगर क्वेश्चन आता है what are the causes of water scarcity in India, so you can easily write एक tabular form में बना सकते हो इसके, जैसे कि causes of water scarcity in India, और फिर क्या क्या causes हैं, exploitation है, excessive use है, population rise है, उसके बाद unequal access है, different social groups में divided है, ऐसे करके बहुत अच्छे से हम अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब पॉपुलेशन है एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। थर्ड जो आता है टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यहाँ पे तो ये थर्ड पॉइंट है, लेकिन ऐसे हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है कि हायर फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी पानी का यूज, ऑब्वियसली हायर यू कैन से डिमांड है तो सबसे ज्यादा इसमें चीज क्या लगेगी, पानी लगेगा, चाहे वो कोई भी क्रॉप को हमें सो करना हो। तो यहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज है उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज्यादा ओवर में यू कैन से टू एक्सपैंड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से कॉजेस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर यू कैन राइट। एक प्रॉपर फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, प्रॉपर टैबुलर फॉर्म भी बना सकते हो कि क्या क्या डिफरेंट कॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर may lead to falling ग्राउंड वाटर लेवल्स। वही जैसे पहले बताया कि इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, बोरिंग्स करा कर कि जो वाटर का लेवल इजी गो रह सकता है वो इजी गो नहीं रहता है और उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। जब लेवल डाउन हो जाएगा तो पानी को डग करने के लिए कितने नीचे तक बोर करना पड़ता है, वो दिस कैन बी योर नेक्स्ट कॉज। The ever-increasing number of industries has made matter worse by exerting pressure on existing freshwater resource. Industries, apart from being heavy users of water, also require what power to run them. अब यहाँ पे जो next cause आता है हमारा वो आता है hydroelectric power. Much of this energy comes from hydroelectric power. जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतना ज्यादा वाटर का यूज और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज। जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो दैट मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जितनी भी जगह पर होते हैं वहां से भी पानी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टू रन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो जो आसपास के उसके जो एरियाज हैं उसको भी बिजली मिल रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दैट वाज योर फिफ्थ, दिस इज योर सिक्स्थ, दैट इज योर सेवेंथ एंड इज योर 8 पॉइंट्स। टोटल 8 पॉइंट्स में यू कैन सम अप योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। अगर हम पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की बात करेंगे तो यहाँ पर अकेले सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही 22% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम पूरी जगह पूरे अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें ऑल वर्ल्ड की, तो 22% constitutes your electricity produced in India only. So these are some of the causes of what? The hydroelectric power. Sorry, water scarcity. Multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have not only added to water energy requirements but have further aggravated the problem. अब यहाँ पे urban cities पे आ जाते हैं। Obviously urban cities की अगर हम बात करें तो you are going to see
different types of flats, different types of houses, industries, anything. अब इन सबको चलाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बोर्स किए जाते हैं, जिसका अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल होता है वो रेज होते होते क्या होता है, फॉलिंग की तरफ आ जाता है. देयर यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वाटर्स. इफ यू सी द एरियाज ऑफ राजस्थान, जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि एक तो रीजन ये है, अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो दिस इज द वेरी मच ड्राई रीजन. ड्राई रीजन है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली वाटर स्कैर्सिटी रहेगी. लेकिन ऐसे भी एरिया हैं जो ड्राई रीजन नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी हैं, स्टिल दे आर हैविंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, बिकॉज या तो उनके आसपास में सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी, या कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट होंगी. मेनली जो रूरल एरियाज के पास है, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग सेंटर्स देख लो, जितने भी माइनिंग सेंटर्स होंगे ऑल ओवर द इंडिया में, स्पेशली मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की अगर हम उस पार्ट की बात करें, ईस्टर्न पार्ट की, तो यहाँ पर क्या है, माइनिंग सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं. माइनिंग है तो डगिंग है तो वाटर लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है. नेक्स्ट कम्स योर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. यहाँ पर अगर हम ओवरऑल वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये इजीली अवेलेबल है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इजीली अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो उसका एक्सेसिव यूज है उसके वजह से स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इंडिया में बहुत ज्यादा भी है. ठीक है, रीजंस क्या क्या है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. So this was what your water scarcity, causes of water scarcity in India. Even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste. Again यहाँ पर industry का नाम फिर आता है. जहाँ industry का नाम आ रहा है, that means you are going to get water pollution. Most importantly water pollution, you are going to get the air pollution also, and you are going to get the noise pollution as well. तो तीन चीजें तो हमें हैं, प्लस अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, केमिकल्स भी मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी मिल रहे हैं और फर्टिलाइजर्स भी मिल रहे हैं जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में काम आते हैं. ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज होने के साथ साथ वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं, जहां पर एन नंबर ऑफ डिसीजेस यू गेट. एंड इजी गोइंग नहीं है वो डिसीजेस कि आज दवाई ले ली कल खत्म हो गया, नहीं, ये लॉन्ग प्रोन डिसीजेस हो जाते हैं. किसी को लंग में इन्फेक्शन हो जाता है जो जिंदगी भर के लिए हो जाता है, फिर वो ठीक होने वालों में से नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इतने ज्यादा केमिकल्स वो रिलीज करते हैं और ये जो गंद फैलाते हैं वो सीधे के सीधे कहाँ ड्रेन होते हैं, in the rivers only, and that water of river is consumed by many people, you can say hundreds or thousands of people, जो जहां से वो रिवर गुजरती है. So this is also one of the reason. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर, अब जो अदर एक और कॉज है, जो बड़ा कॉज है, वो है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. अब यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर तो हमने देख लिया क्यों है. अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. दो अलग अलग चीजें हैं. पहली तो क्या है, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट. जितने भी रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो इंडिया को एक दूसरे से ज्वाइन करती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो हम देख चुके हैं. तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, इनकी वजह से भी जो कंटेमिनेशन है, जो स्कैर्सिटी है, वो बढ़ रही है. अगर हम प्रीवियसली देखें, अगर हम बहुत अपने एंशिएंट टाइम्स की बात करें, तो उस टाइम पे भी डैम्स थे, उस टाइम पे भी वाटर का जैसे कि प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं आज, जबकि उस टाइम पे एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, लेकिन उनका जो दिमाग होता था वो आज एक डिग्री होल्डर इंजीनियर और उस समय का एक अनएजुकेटेड पर्सन लगभग सेम ही था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जहां इंडिया वाज नॉट एट ऑल द सिविलाइज्ड वन, तब भी यहाँ पर बहुत से ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स में यू कैन इजीली सी. तो अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड hydraulic structures like dams.
ये जो डैम्स हैं ये आज के नहीं बने हुए, ये एंशियंट टाइम से बने हुए हैं। मतलब जब राजा महाराजा, अकबर से भी पहले जितने भी रूलर्स आए, सबके पास ये यू कैन से द साइंटिफिक थिंग्स थी जो आज हम वो बोलते हैं कि सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन ही ले सकता है। नहीं, ऐसी चीजें एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं। That structure, that sophisticated hydraulic structures like dams वो पहले भी थे, जिनको अगर हम ध्यान से हमने पढ़ा होगा तो हिंदी में बाउली के हिसाब से बोला जाता था, जो वेल्स बनाए जाते थे। अगर हम कहीं राजस्थान साइड में जाएंगे तो वहां पर हमें ये वर्ड से इजीली रूबरू हम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी ये सारी चीजें बनी हुई हैं। Built of stone, rubble, reserves or lakes, sometime embankments and canals for irrigation। तो अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की तो ये शुरू से ही चली आ रही है, आज की सौगात नहीं है इंडिया वालों को कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमने डैम्स बना दिया। नहीं, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे शो करते हैं कि उसके पहले भी हमारे पास बहुत सारी चीजें थी। Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins। हाँ, modifications करे हुए हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेज है वो ऑलरेडी इंडिया के पास थी। अब उसके आगे चीजों में मॉडिफिकेशन जरूर हुआ है। Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate the agricultural fields। मतलब जो डैम्स है वो ट्रेडिशन अपने जो प्रीवियसली अगर हम बात करें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ऑल्सो यू कैन से, तब से डैम्स बने हुए हैं। और वो क्या थे कि रिवर का जो वाटर है उसको हम यूज कर सकें, उनको हम रिजर्व करके रख सकें। फॉर व्हाट? फॉर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स। ठीक है, टुडे डैम्स आर बिल्ट not just for irrigation but for electricity generation also। मतलब यहाँ पे दो पर्पस है डैम्स को बिल्ड करने का। एक तो इरिगेशन को सेव करने के लिए कि भाई पानी नहीं आया तो हमारे पास इनफ वाटर है कि हम आसपास के इलाकों में प्रॉपर पानी प्रोवाइड कर सकें, जिससे इरिगेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है इंडिया के लिए। ठीक है, सेकेंडरी हो गई, टर्शियरी हो गई, ये सारी चीजें थर्ड नंबर पे आती हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स एक्सेट्रा। लेकिन एग्रीकल्चर शुरू से ही प्राइमरी एक्टिविटी के तौर पे इंडिया में स्पेसिफिकली जाना गया है। तो हम बात करें अगर इरिगेशन फैसिलिटी की, तो डैम्स का काम दो चीजों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, इरिगेशन फैसिलिटी देना, सेकेंड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, recreation, inland navigation and also fish breeding। तो n number of things you can do while you are constructing, while you are having a dam around you। Hence dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impound water are integrated with one another। मतलब एक दूसरे से interrelated है, किस लिए? जितना भी हम यूज ऑफ वाटर कर सकते हैं, लाइक हम डैम्स अगर बिल्ड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, यू आर गेटिंग द फिश ब्रीडिंग ऑल्सो, यू आर गेटिंग फॉर द नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन ऑल्सो, फॉर रिक्रिएशन ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द फ्लड कंट्रोल। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिससे कि डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो मेन पर्पस उसका डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हम मेनली रिवर्स की बात करें तो सतलज ब्यास जो रिवर बेसिन है, द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो वाटर है, इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। मतलब दीज आर दीज जो जितने भी रिवर बेसिन्स हैं उनमें से जो ये दो रिवर बेसिन्स हैं वो मेनली टू थिंग्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं, फॉर द इरिगेशन एंड ऑल्सो फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin integrates conservation of water with flood control।
अब यहाँ पे जो हीराकुंड डैम जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है, महानदी रिवर के बेसिन पे। वो मेनली जो फ्लड आता है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक फ्रेज दिया था कि जो डैम्स हैं आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पानी को ही देखें, अगर हम सिर्फ वाटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चीजों को बना भी सकता है और यही वाटर चीजों को बिगाड़ भी सकता है। तो जिस तरीके से हम मंदिर में जाते हैं अपनी विश मांगते हैं, उसी तरीके से डैम्स भी एक तरीके से जो मेनली इन चीजों पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए एज द टेम्पल ही है। That's why Jawaharlal Nehru said this phrase, dams are the temples of modern India. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and the growth of the urban economy. ठीक है? In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, जिसको एक टाइम पे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था, वो अब बहुत ज्यादा स्क्रूटनी, बहुत मतलब छटने पे आ गए हैं। ऐसा क्यों? सी क्या होता है, मेन चीज उसको, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रेगुलेट इट, एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल flow causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river aquatic life. अब जब हमारे पास एक एग्जाम्पल हम देखें कि रिवर है, एक डैम उसके इधर कंस्ट्रक्टेड है, तो वन पार्ट ऑफ द रिवर इज हैविंग इनफ थिंग, हर चीज है वहां पे, गुड एक्वेटिक लाइफ भी है, सब चीज है। लेकिन जहां पर वो रिवर का पानी छोड़ा जाता है तो आगे की जो चीजें हैं वो इफेक्ट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिवर के अंदर एक्वेटिव लाइफ चल रही है, एक्वेटिक लाइफ जो जी रहे हैं वहां पे, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि वो एक तरीके से अपने साथ बहुत सारी चीजें लाती हैं जब रिवर का पानी छोड़ा जाता है, फॉर स्पेशली या तो फ्लड कंट्रोल में, या तो दूसरी चीज इंटर रिलेटेड होती है, या तो इरिगेशन के लिए, या तो फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी कुछ चीजों की वजह से एक्वेटिक लाइफ हो गई, फिर वहां से जो रॉक्स हट के आते हैं, सॉइल इरोड होके आती है, तो वो पर्टिकुलर जो जमीन है उसको क्या कर देती है, पूरी की पूरी तरीके से खराब कर देती है। तो दैट्स वाई जो डैम्स हैं वो कहीं अच्छे हैं तो कहीं बनना बहुत ही गलत चीज है। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate. ठीक है? Multi-purpose projects and large dams has also been the cause of many new social movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan. So these were some of the andolans or movements you can say जो एक टाइम पे हुए थे, जहां पर नर्मदा का पानी जब छोड़ा जाता था तो उसके आसपास के एरिया जो होते थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते थे, क्योंकि वही अगेन रीजन क्या हो गई, सॉइल इरोड होती थी। तो जहां पर प्रॉपर इरिगेशन भी हो सकता था लेकिन पानी छोड़ दिया गया है तो वो इरिगेशन उनका खराब हो जाता था। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ये आंदोलन छेड़े गए थे, और ये बहुत फेमस आंदोलन भी कहलाए गए थे, लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तेहरी डैम आंदोलन। Resistance to these projects have primarily been due to the large scale displacement of local communities. अब यहाँ पे क्या होता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो उसके अलावा एक्वेटिक लाइफ के अलावा जो जमीन पे रह रहे लोग हैं, लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, वो भी सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है, क्योंकि उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग, रिवर्स का पानी छोड़ रहे हैं। तो जो आसपास के एरिया हैं वो भी इफेक्ट होंगे, नॉट ओनली द एक्वेटिक लाइफ बट ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग विल बी effectively more affected. Local people often had to give up their land, livelihood
and they migrate to access, control and over resource for the greater good of the nation. तो जहां पर जैसे ही रिवर का पानी छोड़ा जाता है तो जो आसपास के एरिया हैं जो प्रॉपरली इरिगेशन पे ऊपर बेस्ड हैं, अपनी अर्निंग, अपनी लाइवलीहुड वो जी रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत इनको भी आती है जहां हम सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इक्वली ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो व्हाट, क्या हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेन थिंग उनको उनके वहां के लैंड से डिस्प्लेस कर दिया जाता है. इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत चेंज हुआ था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था. तो जहां पर साल भर में एक क्रॉप या 2 क्रॉप होते थे, वहां पे आज की डेट में इन दीज 12 मंथ्स वो पूरे के पूरे क्रॉप हमें इजीली अवेलेबल हैं. Because of what? The multiple cropping and also the use of HYV seeds, that is high yielding variety of seeds. जो पूरे के पूरे किस तरीके से होते हैं, केमिकल से यूज होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें जो यूज होते हैं वो केमिकली यूज होते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में जहां फार्मर प्रॉपर इरिगेशन के थ्रू क्रॉप्स को उगाते थे, अब मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू अब वो अपने जो क्रॉप्स हैं उन्हें कमर्शियली कर चुके हैं. क्योंकि अब जहां पर एग्रीकल्चर जो क्या हुआ करता था, एक सोर्स ऑफ अर्निंग होता था, बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन यहाँ पे जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो बढ़ दी गई. क्योंकि पहले क्या था, पॉपुलेशन वॉज इन कंट्रोल, लेकिन पिछले कुछ डेकेड से जो पॉपुलेशन है वो रेज ही हुई है, घटी नहीं है. ठीक है. दिस हैज ग्रेटर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सैलाइनेशन ऑफ द सॉइल. जहां पर सॉइल अपनी पूरी फर्टिलिटी खो देती है, क्योंकि एक टाइम पे उसमें मल्टीपल थिंग्स उगाई जा रही हैं, तो जो सॉइल है वो पूरी की पूरी तरीके से क्या होती जा रही है, वो लैंड बंजर हो जाता है. उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो वो एक्चुअली में मिनरल से भरी हुई रहती थी, वहां अब उसके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतना ज्यादा यूसेज हो चुका है. As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources. If we talk about the parts of the Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. तो यहाँ पर भी वही डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे गुजरात की बात करी जाए, चाहे मद्रास की बात करी जाए, चाहे चेन्नई की बात करी जाए. तो यहाँ पे डिपेंड्स कि किस तरीके के सोशल ग्रुप्स हैं और उनकी थिंकिंग कैसी है. ऑब्वियसली द अर्बन एरिया पीपल वांट द वाटर फुल्ली 24 आवर्स. आज अगर हम खुद भी अपना एग्जांपल देखेंगे तो इन आवर हाउस वी आर हैविंग, जो सबसे पहले हम किसी चीज पे गौर करते हैं वो है क्या हमें उस एरिया में पर्टिकुलरली, किसी भी एरिया की अगर हम बात करें तो वाटर सप्लाई क्या पूरी तरीके से मिलेगी. गौर करना कभी इन बातों को, कभी भी हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछेंगे क्या आपके यहाँ पानी आता है अच्छे से. सामने वाला बोलेगा या तो हाँ या तो ना. तो क्या अगर हम उस एरिया में रहने का भी सोच सकते हैं? अगर उसने ना बोला कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो पानी वानी कुछ नहीं आता, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है. वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम गुजरात की भी बात कर लें तो हेयर अर्बन एरियाज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी एज कंपेयर टू दी रूरल एरियाज, जो कि मेनली ड्रॉट के टाइम पे सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होती थी. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन with regard to sharing the cost and benefits of the multi-purpose projects. तो यहाँ पे इंटरस्टेट भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं वाटर को लेके कि दिस पर्टिकुलर एरिया जो एक वाटर से, जो एक रिवर से रेगुलेटेड है, जहाँ पर यहाँ का पानी छोड़ेंगे तो दूसरे एरियाज जो इंटरस्टेट हैं उनमें पानी मिलेगा, उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं. ठीक है. Now, what are the negative features of multi-purpose river valley projects? अभी तक हमने सब चीजें देखी, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं जहां मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात होती है. अब नेगेटिव इफेक्ट्स और उसके क्या हो सकते हैं. Why the opposition? अपोजिशन क्यों होता है? Regulating and damming rivers leads to, अगर हम प्रॉपर रेगुलेशन और डैमिंग कर देते हैं तो वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं. पहले स्लोइंग नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स.
रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो होता है, जहां एक दीवार खड़ी कर दी गई तो क्या वो नेचुरल फ्लो वहीं तक नहीं रह जाता, क्या वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास दीवार है। तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है कि उसका जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट, excessive sedimentation at the bottom of the reservoir leading to rockier stream beds. सॉइल जहां पर अपनी फर्टिलिटी इक्वली मेंटेन करी हुई है, जहां से पानी छोड़ा गया तो अपने साथ पानी क्या क्या चीजें लेके जाता है, रॉक्स लेके जाता है, सॉइल लेके जाता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे लोगों को उम्मीद थी कि दैट वी कैन डू समथिंग, जहां पे रिवर का पानी छोड़ा गया तो यहाँ पे वो कुछ नहीं सिर्फ पत्थर छोड़ के चले जाते हैं। पुअर हैबिटेट फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जो उस पे डिपेंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पुअर कंडीशन उनकी होती है, ठीक है। फ्रेगमेंटिंग रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट, तो यहाँ पे माइग्रेशन करना पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ ही क्यों ना हो। सबमर्जिंग स्पेशली इन फूड प्लेन्स द लैंड एंड सॉइल and leading to degradation and decomposition. Obviously degradation तो हो गई, क्योंकि वो पर्टिकुलर लैंड, वो पर्टिकुलर सॉइल तो अपने साथ पानी तो अपने साथ वो सॉइल को ले ही गया। तो यहाँ पर these are the negative effects। अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा का पूरा ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं to get the maximum marks, ठीक है। तो यहाँ पे these are the points you can write कि negative features of multi-purpose projects क्या क्या हो सकते हैं। Next comes your rain water harvesting। अब हम इस रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट अपने खुद के यूज के लिए कर सकते हैं। स्टेट्स तो अपने अकॉर्डिंगली काम करती है, डैम्स बना दिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म दे दिया कि भाई इतना पानी यहाँ यूज कर लो, इतना पानी वहाँ यूज कर लो, तब भी वाटर स्कैर्सिटी है। अब हम अपनी तरीके से इसको कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जो डैम्स की बात हो रही है, देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक तरफ तो हमने देख लिया कि पहली चीज तो क्या है, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम होने के बाद भी दैट मीन्स यहाँ पे डैम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है। वो क्या है? पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रेगमेंट्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर, ठीक है। अगेन आई विल सी, क्या इनके पास जो लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो ड्राई रीजन्स में हो, चाहे वो रीजन्स में जहां पानी बर्फ की तरह हो जाता है, या तो हमारा नॉर्दर्न रीजन, तो यहाँ पे इनके पास बहुत सी ऐसी डेवलप्ड टेक्निक्स है आज की डेट में भी, जो यहाँ पे हार्वेस्ट करके रख सकते हैं रेन वाटर को, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर को, फ्लड वाटर को, in keeping with the local ecological conditions and their water needs. According to their needs of the water, they are having enough knowledge कि हम किस तरीके से पानी को स्टोर करके अपने लिए रख सकते हैं, प्लस हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज भी इसमें चलती रहे। तो अगर हम हिल्स और माउंटेन रीजन्स की बात करें, people built diversion channels like the gulls or the kulls, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में हमें आ सकता है, व्हाट आर गुल्स एंड कुल्स, तो वो क्या होते हैं, मेनली ये कहां पर पाए जाते हैं, इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स में, ठीक है। यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्जन चैनल्स वो बना देते हैं, जिससे कि उनका जो रिवर वाटर है या कहीं का भी वाटर है, फ्लड वाटर है, कहीं का भी, अगर वो घर के सामने से भी बहे तो उसका डाइवर्जन होता रहे, जिसकी वजह से लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, चाहे फॉर देयर ओन यूज एंड ऑल्सो फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट, स्पेसिफिकली जहां पर उन रीजन्स की बात कर रही है जो एक्सट्रीम ड्राई है, ड्राई तो है
लेकिन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस लाइक द पार्ट्स ऑफ द जैसलमेर, यू कैन सी, जो थार डेजर्ट पूरा कवर करता है वहां पे लोग क्या करके रखते हैं, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो थोड़ा बहुत भी पानी आएगा उसको वो हार्वेस्ट करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इंड्यूशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फैसिलिटीज। अब यहाँ पे फ्लड प्लेन्स, जहां पर बंगाल में सबसे ज्यादा फ्लड आती है, बाढ़ आती है, वहां पे भी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली चीजों को सेट करके रखा है, जिसकी वजह से वहां पे भी इरिगेशन फैसिलिटी में कोई कमी ना हो या इरिगेशन पार्ट में कोई कमी ना हो। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the Kadins and Jaisalmer and Johads in other parts of the Rajasthan. तो यहाँ पे जो और अदर रीजन है जहाँ पर इक्वल यू कैन से, जहाँ पे ज़्यादा पानी तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक पानी भी मिल जाता है, तो एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर देते हैं वो लोग तब जब इनके पास कुछ काम नहीं होता एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये अपने रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ऐसे बना देते हैं जिसमें वो वाटर स्टोर रहेगा, दैट अलाउड वाटर टू स्टैंड उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वाटर अपनी जो एक स्टैंड स्टिल है वहां पर वो बना रहे एंड मॉइस्टन द सॉइल। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, द खादिन्स, ऐसा बोला जाता है जैसलमेर में, एंड जोनाद्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। ठीक है, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दी टंकास, ऐसे बड़े बड़े टंकेज बना दिए जाते हैं टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summer. समर में जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, जहाँ टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पर पानी की पूरी संभावना है कि वो वहाँ पर नहीं होगा, तो लोग ऐसे बड़े बड़े टंकेज बना देते हैं, स्पेशली कौन से रीजन्स में, इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान ओनली, जो समर्स में उनको पानी जो चाहिए होती है, जो सबसे मोस्ट एसेंशियल थिंग होती है, वो यूज करने पे उनके पास वो चीजें अवेलेबल हों। रेन वाटर और पालर पानी एज कॉमनली रिफर्ड इन दीज पार्ट्स is considered the purest form of natural water. Obviously रेन जहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है, आकाश से पानी आ रहा है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ही कहलाएगा। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान स्टोर करके रखते हैं पानी को। Many houses constructed underground rooms, ऐसे रूम्स भी बना के रखे हैं बहुत से ऐसे घरों में जहां पे पानी को स्टोर करके वो रखते हैं, जहां पर उनको सबसे ज्यादा नीड लगेगी तब वो पानी उस पानी को यूज करके अपनी फैसिलिटीज पूरी करते हैं। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।